बहुत कम ऐसी सब्जी फसलें होती हैं जिनको हम छाती ठोकर बोल सकते हैं कि ये ज़बरदस्त पैसे देगी ही देगी अगर आप इनको सही टाइम पर बुआई करते हो। उनमें सबसे आगे आती है अगेती हरी मटर की फसल। जी हाँ, अगर आप अगेती हरी मटर की फसल को सही टाइम के ऊपर बुआई कर लेते हो, उसको सही से मैनेज कर लेते हो, उसके अंदर बढ़िया आप बीज डाल देते हो और फसल को आप 55 से 60 दिन में मंडियों में लेके चले जाते हो, तो भैया इस फसल से आप 1 एकड़ ज़मीन की बता रहा हूँ मैं, 2 लाख रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक की कमाई कर सकते हो। लेकिन इसके पीछे का एक और सच है, हमारे देश के अंदर बहुत कम किसान है ना, वो अगेती मटर को अच्छे से सर्वाइव करा पाते हैं, अच्छे से उसका उत्पादन ले पाते हैं। बाकी अधिकतर किसान क्या है, वो देखा देखी अगेती मटर की बुआई तो कर देते हैं, लेकिन वो किसान अपने अगेती मटर के अंदर सिवाय नुकसान के कुछ नहीं कमा पाते हैं। लेकिन दोस्तों आप निश्चिंत रहिए, हम आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे अगेती मटर बुआई का सही टाइम कौन सा है, उसको किस तरह से बोएं, खेत की किस तरह से तैयारी करें, बुआई करते वक्त हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, सीड ट्रीटमेंट के अंदर हमें कौन सा इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड लेना है, साथ ही हमें सिंचाई किस टाइम के ऊपर करनी है, सिंचाई किस विधि से करनी है, उखेड़ा बीमारी जो अगेती मटर के अंदर आती है उसको हम शुरुआत में किस तरह से आउट करें, खत्म करें, हमारे खेत में वो बीमारी आए ना और हमारी जो अगेती मटर है वो मात्र 55 से 60 दिन के अंदर मंडियों के अंदर पहुंच जाए। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा भैया। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं अगेती मटर बुआई का सही समय क्या। अगर सही समय के ऊपर आप बुआई करते हो तो डेफिनेटली आपके अगेती मटर है ना अच्छा उत्पादन देगी। देखिए अगेती मटर की जो बुआई है ना वो अगस्त से स्टार्ट हो जाती है हमारे देश में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक, ये 4-5 महीने हमारे देश के अंदर मटर की बुआई होती है। अब अगेती मटर बुआई करने का सही टाइम आपके एरिया में क्या है? देखिए अगस्त महीने के अंदर अगेती मटर बुआई होती है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ ठंडा एरिया है। अगर आप उत्तर भारत में रहते हो, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे हिस्से जैसे कि बिहार है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, इन क्षेत्रों के अंदर अगर आप रहते हो तो आपको अगेती मटर बुआई करने से पहले अपने एरिया का टेम्परेचर देखना होगा। अगर आपके एरिया का टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री के बीच में है, दिन वाला टेम्परेचर, और लगातार ऐसा नहीं किसी एक दिन है और दूसरे दिन वो बढ़ जाए, क्योंकि भाई बरसातों का मौसम है, बरसात जिस दिन होती है उसके 1-2 दिन तो टेम्परेचर थोड़ा कम ही रहता है, लेकिन उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपको ये देखना है कि मौसम खुला हुआ है 2-4 दिनों से, फिर उस टाइम के ऊपर हमारे यहाँ का टेम्परेचर दिन का 28 से 30 डिग्री है, तो उस टाइम के ऊपर आप अगेती मटर की बुआई कर दीजिए। अगर महीने की बात करें कि भैया किस महीने के अंदर किस तारीख से हमें बुआई करनी, तो 20 सितंबर के बाद, शायद अब की बार 2025 की बात कर रहा हूं मैं, शायद 20 सितंबर के बाद आप देश के मैदानी हिस्सों के अंदर, निचले हिस्सों के अंदर आप अगेती मटर की बुआई कर सकते हो। बाकी मध्य प्रदेश जैसे इलाकों के अंदर थोड़ा पहले भी बुआई करते हैं। खाचरोद जैसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में अगेती मटर होती है। 20 सितंबर से लेकर और 10 अक्टूबर के बीच का जो दिन है ना, ये अगेती मटर के लिए एकदम मुफीद है भैया। इस टाइम के ऊपर आप बुआई कीजिए। फिर बात आती है भैया हमें मटर की बुआई करने से पहले खेत की किस तरह से तैयारी करनी है। जिस तरह से टेम्परेचर अगेती मटर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से खेत की तैयारी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण। खेत की तैयारी करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जिस खेत के अंदर आप मटर की बुआई करने जा रहे हो उसमें आपने कोई पहले से दूसरी फसल बो रखी थी और वो फसल अभी आपकी कटी है बस, तो खेत की भैया अच्छे से आपको रोटावेट करना होगा। उसके अंदर जो भी पुरानी फसल के बचे हुए अवशेष है ना, घास फूस है ना, उनको अच्छे से आपको मिट्टी के अंदर मिलाना होगा। अहरों से जुताई करनी होगी, रोटावेटर से जुताई करनी होगी। और जुताई करके अगर आपके खेत के अंदर नमी है तो 5-7-10 दिन के लिए आप उसको छोड़ भी सकते हो, ताकि जितने भी इसके अंदर खरपतवार थे या फिर इसके अंदर घास फूस थी ना, वो ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर अच्छे से डिकम्पोज हो जाए और वो खाद का काम करे। दूसरा, अगर आपका खेत इस तरह से है, पहले से आपने ऑलरेडी खेत छोड़ रखा है, आपको पता है कि भाई मेरे को तो सितंबर महीने में इसमें मटर की बुआई करनी है और मैंने तो कोई भी फसल पहले से नहीं ली, तो वो खेत तो आपका निश्चित तौर पर एकदम शानदार, एकदम अच्छे से जुता बहा होगा, अच्छे से उर्वरा शक्ति से परिपूर्ण होगा। उसके अंदर तो निश्चित तौर पर फसल आपकी अच्छी होगी। लेकिन इसके अंदर भी और उसके अंदर भी, दोनों खेतों में आपको देसी खाद भी डालना है। मटर की बुआई करते वक्त आपके खेत में जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, उसके अंदर ऑर्गेनिक कर्ब होगा, जितना अच्छी ज़मीन फर्टाइल होगी ना,
उतना ही आपका मटर का जो पौधा जर्मिनेट होगा ना, वो भैया बहुत ताकतवर होगा। उसके अंदर ना तो आगे चलकर उखेड़ा वाली बीमारी कुछ उसका बिगाड़ पाएगी, और ना ही उसके अंदर आगे चलकर कोई दूसरी तरह की बीमारियां, किसी भी तरह के पोषक तत्वों की कमी, उसके अंदर जो पीलापन आ जाता है या पौधा है वो सूख जाता है या ग्रोथ नहीं कर पाता है, वो समस्या भी उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको इन खेतों के अंदर कम से कम 3 ट्राली से लेकर 5 ट्राली देसी गोबर का खाद, सड़ा गड़ा, बिल्कुल सड़ा गड़ा होना चाहिए, कच्चा खाद नहीं डालना है आपको। अगर ये मिल जाता है तो वो डाल दीजिए, अगर ये नहीं मिलता है आपको तो भैया आप वर्मी कंपोस्ट लेकर आइए, कम से कम 8 से 10 क्विंटल, और पूरे खेत के अंदर आप बिखेर दीजिए उसको। बिखेरने के बाद दोबारा से इसके अंदर आपको रोटावेटर निकाल देना है। फिर आपको क्या करना, अगर आपके खेत के अंदर अच्छे से नमी है, बरसातें हुई उस टाइम के ऊपर तो ठीक बात है, अगर बरसातें नहीं हुई, खेत आपका सूख चुका है, ज़मीन में बिल्कुल भी नमी नहीं है, तो इसके अंदर आपको पड़ेवा करना भैया। पड़ेवा करके अगर आप मटर की बुआई करते हो तो निश्चित तौर पर आपका मटर है ना आगे चलकर टाइम से वो मंडियों के अंदर पहुंचेगा। अगर आप बुआई करने के बाद इसके अंदर सिंचाई करते हो तो उसके अंदर कहीं एक तरफ तो खरपतवारों की समस्या देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ पौधा है ना वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, उन खेतों के अंदर उखेड़ा वाली प्रॉब्लम भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो पहले से आपको अपने खेत के अंदर नमी बढ़ानी है। नमी बढ़ाने के लिए आपको खेत में पानी छोड़ देना है, मतलब उसका पड़ेवा कर देना है। पड़ेवा करने के बाद जैसे आपका खेत बत्तर आ जाता है, जुताई के लिए तैयार हो जाता है, ऊपर से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, खेत की जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद फिर बात आती है इसके अंदर रासायनिक उर्वरकों की, कि हमें भैया बेसल डोज के अंदर कौन से रासायनिक उर्वरक है वो मटर फसल के अंदर देने हैं, और मटर फसल के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके अंदर सबसे पहले तो आपको फॉस्फोरस की पूर्ति करनी है, ताकि हमारी जो फसल है उसकी जड़ें अच्छे से ग्रोथ कर पाएँ। जड़ें जितनी अच्छी होगी उतनी ही ज़्यादा नीचे से वो जितने भी ज़मीन में पड़ी हुई ताकत उसको ग्रहण कर पाएगा। तो उसके लिए हमें एक बैग पूरा 1 एकड़ ज़मीन के अंदर डीएपी का ले लेना। अगर आपको डीएपी नहीं मिल रहा, अभी पीछे अपन देखते आ रहे हैं भैया डीएपी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है हमारे देश में, अगर आपको टीएसपी मिल रहा है, ट्रिपल सुपर फास्फेट मिल रहा है, तो वो एक बैग पूरा आप ले सकते हो 50 किलो की। अगर ये भी आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट के ले लीजिए। 100 किलो आपको सिंगल सुपर फास्फेट लेना होगा, तब जाके कहीं जो फॉस्फोरस है ना उसकी आप पूर्ति कर पाओगे। वो डीएपी और ट्रिपल सुपर फास्फेट के बराबर तो खैर नहीं हो पाएगा, लेकिन कुल मिला के पूर्ति हो पाएगी। तो 2 बैग आपको ये ले लेना है। फिर बात आती है इसके अंदर पोटास खाद की, तो भैया पोटास भी इसके अंदर 30 से 35 किलो आपको म्यूरेट ऑफ पोटास जो लाल कलर वाला आता है ना वो भी ले लेना। वो बहुत ज़रूर लेना आपको, ऐसा मत करना कि यार मैं तो बाद में देख लूँगा, बाद की कुछ बात नहीं होती। किसी भी फसल की जब आप बुआई कर रहे हो तो बुआई करते वक्त कितनी अच्छी और कितनी संतुलित मात्रा में आपने फर्टिलाइजर की पूर्ति की है, रासायनिक खादों की पूर्ति की है अपने खेत के अंदर, वो आगे चलकर आपके फसल के उत्पादन को निश्चित करता है। तो इसी टाइम के ऊपर आपको पोटास भी लेना है 30 से 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से। इसी में आपको 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया भी मिला लेना, क्योंकि मटर के अंदर आगे चलकर ज़्यादा यूरिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम शुरुआत में बेसल डोज में इसको दे देते हैं। फिर इसके अंदर आपको अगर हो सके तो भैया आप 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से 80% वाली जो सल्फ़र आती है ना उसको भी दे दीजिए। जहाँ पे एक तरफ तो ये सल्फ़र की पूर्ति करेगा, वहीं पे एक तरफ 80% वाली जो सल्फ़र होती है ना वो फंगिसाइड का भी काम करती है। और फंगिसाइड का आपको पता मटर फसल के अंदर कितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है, विशेषकर शुरुआती चरण में जब पौधा जर्मिनेट हो रहा होता है ना उस टाइम के ऊपर भैया इसके अंदर जो पौधे मरने वाली समस्या होती है ना वो कहीं ना कहीं नहीं होगी। अगर आपके खेत के अंदर आपको ऐसा लगता है कि हम लगातार इसके अंदर फसल की बुआई करते आ रहे हैं, खेत हमारे बीच में खाली नहीं छूटे थे, कोई भी क्रॉप रोटेशन हम नहीं अपनाते, तो आपके खेतों के अंदर भैया निश्चित तौर पर या तो नेमाटोड वाली प्रॉब्लम भी होगी आपके खेतों में, या फिर कहीं ना कहीं उसमें दीमक वाली व्हाइट ग्रब वाली प्रॉब्लम भी होगी। तो इस समस्या से बचाव के लिए आपको इसमें 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से रीजेंट अल्ट्रा या आप 5 किलो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड है ना वो आप ले सकते हो। इन्हीं खादों के अंदर आप ये मिला दीजिए। मिलाने के बाद पूरे खेत के अंदर आप बुरकाव कर दीजिए। बुरकाव करने के बाद दोबारा से खेत के अंदर आप रोटावेटर निकालिए या फिर कल्टीवेटर निकाल कर पाटा लगा दीजिए। खेत आपका तैयार है। अब इसके अंदर आपको मटर की बुआई करनी है। मटर की बुआई करने से पहले आपको एक अच्छे बीज की तलाश करनी होगी। अच्छा बीज बहुत ज़रूरी होता है भैया, जल्दी उत्पादन निकालने के लिए, तगड़ा उत्पादन लेने के लिए, और एक जो फली होती है ना उसके अंदर 10 दाने लाने के लिए। तो इसके अंदर भैया एक ऐसी वैरायटी जो पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा बोई जाती है, सबसे ज़्यादा किसान जिसके ऊपर विश्वास करते हैं आंख बंद करके, वो है भैया यूपीएल कंपनी के एडवांटा GS10 करके जो वैरायटी आती है। उस वैरायटी का
आधा बाजार है। मतलब अगर 100 एकड़ ज़मीन के अंदर अगेती मटर की बुआई हो रही तो उसमें 50 एकड़ ज़मीन में ये एडवांटा का GS10 वैरायटी ये लगाई जाती है। इसको भी आप चुन सकते हो। इसके अलावा आप AP3 भी ले सकते हो, आज़ाद 3 भी ले सकते हो, अर्किल भी ले सकते हो, या फिर आपके एरिया के अंदर कोई ऐसी वैरायटी 1-2 सालों के अंदर बोई गई हो जिसका अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिला हो। जरूरी नहीं कि भैया GS10 ही हमें अपने खेत के अंदर लगानी, क्योंकि ये बहुत महंगा बीज आता है। अगर इसके कंपेयर आपको बढ़िया बीज दूसरा दिखाई दे रहा है तो आप उसको भी चुन सकते हो। फिर बात आती है बीज मात्रा। देखिए अगेती हम बुआई करने जा रहे हैं तो इसके अंदर पौधा इतना ज़्यादा ग्रोथ तो करेगा नहीं, इतनी ज़्यादा बेल तो इसकी चलेगी नहीं, तो इसके अंदर आपको बीज मात्रा थोड़ी बढ़ा के रखनी होगी। 1 एकड़ ज़मीन में आपको लगभग 40 किलो से लेके और 45 या 50 किलो, बहुत सी जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त मिट्टी होती है, वहाँ पर 70 किलो बीज भी डालते हैं लोग। पता नहीं, वो हो सकता है उनकी मिट्टी के अंदर आधे बीज जर्मिनेट होते हो, आधे बीज नहीं जर्मिनेट होते होंगे। बाकी 40-45 किलो बीज सफिशियंट होता है। अगर आपकी मिट्टी दोमट है, आपकी मिट्टी रेतीली है, आपकी मिट्टी अगर थोड़ी चिकनी भी है तो भी निश्चित तौर पर इतनी बीज मात्रा है ना वो सफिशियंट होती है, क्योंकि बहुत महंगे बीज आते हैं। अच्छा, बीज आप ले आए हो, वैरायटी का आपने चुनाव कर लिया है। अब बुआई से पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट काम करना होगा ताकि आपकी फसल के अंदर आगे चलकर उखेड़ा वाली बीमारी ना लगे। उसके लिए आपको बीज को ट्रीट करना होगा, बीज को उपचारित करना होगा बोने से पहले। ये सबसे जरूरी भैया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वैसे तो बाजार के अंदर बहुत से फंजीसाइड आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पहले के टेक्निकल है कार्बेंडिजम, मैनकोजेब, साफ पाउडर आता है, आप उससे भी उपचारित कर सकते हो। थाइफेनेट मिथाइल रोको आता है, उससे भी आप उपचारित कर सकते हो। बाकी मेरा मानना है कि थोड़ा सा खर्च बढ़ाइए आप। और आजकल जो बढ़िया क्वालिटी के जो इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड का कॉम्बिनेशन आता है, एक UPL स्वाल कंपनी का कास्केड, वो स्पेशल सीड ट्रीटमेंट के लिए ही बनाया गया। उसके अंदर एजोक्सिस्ट्रोबिन, थाइफेनेट मिथाइल और थाइमेथोक्सोम 3 टेक्निकल होते हैं। 2 होता है भैया फंजीसाइड, 1 होता है इसके अंदर इंसेक्टिसाइड, और तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत शानदार होता है। इसकी आपको 1 किलो बीज के अंदर लगभग 3 से 4 ml मात्रा लेनी है। अच्छे से इसको आप मिलाइए। मिलाने के बाद आप इसको अपने बीज को थोड़ा सा छाँव के अंदर सुखा लीजिए। सुखाने के बाद और फिर आपको इसकी बुआई करनी खेतों में। बुआई करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, किस विधि से हम बुआई करें। हमारे देश में अलग अलग तरीके से बुआई होती है। एक बुआई होती है भैया यूँ दानों को छिटक के पूरे खेत का ब्रॉडकास्टिंग करके और फिर कल्टीवेटर निकाल देते हैं, ऊपर हल्की हल्की एक पाटा लगा देते हैं, उससे भी आप बुआई कर सकते हो। दूसरा बुआई होती है आजकल मेड़ के ऊपर, जिस तरह से गाजर और मूली की बुआई होती है ना, उसी तरह से आजकल मशीनें आ रही है, उससे भी आप बुआई कर सकते हो। तीसरा है भाई सीड ड्रिल मशीन से, जिस तरह से अपन गेहूं सरसों वगैरह की बुआई करते हैं ना वो। अब मेरा मानना है कि ये जो विधि है ना सीड ड्रिल वाली, ये सबसे बेस्ट है। इस विधि से आप बुआई कीजिए। बुआई करने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसमें जमीन में आपके पर्याप्त नमी है ही इस टाइम पर। बुआई करने के बाद इसमें आपको खरपतवारों का नियंत्रण के लिए प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का स्प्रे कर देना है। प्री इमरजेंस हर्बिसाइड कौन सा इसमें यूज करना है, आपको पेंडामेथिलिन 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से अपन को बुआई करने के बाद पूरे खेत में और ये स्प्रे कर देनी है, ताकि एक ऊपर लेयर बन जाए इस पेंडामेथिलिन की। जमीन के अंदर पड़े हुए जितने भी खरपतवारों के बीज है ना वो निष्क्रिय हो जाए, वो जर्मिनेट ना हो पाए। फिर आपका जो बीज है ना वो लगभग 5-6 दिन 7 दिन के बाद जर्मिनेट होता हुआ दिखाई देगा, ज़मीन से बाहर आता हुआ दिखाई देगा। जब आपकी ये फसल लगभग 15 से 20 दिन की हो जाती है, उस टाइम के ऊपर इसमें आपको एक स्प्रे कर देना है। स्प्रे में आपको लेना है NPK 19-19-19। इसी के अंदर आपको एक स्टैंडर्ड फंजीसाइड भी मिला लेना है, जैसे कि एजोक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेकेनाजोल आता है ना, जो सिंजेंटा का एमिस्टार टॉप आता है ना, उसकी भी थोड़ी मात्रा अगर आप इसी NPK इसी स्प्रे के अंदर अगर आप मिला लेते हो तो वो सिस्टेमिक होता है, जहाँ पे NPK काम करेगा फसल के ओवरऑल ग्रोथ के लिए, फसल के अंदर किसी भी तरह के पोषक तत्वों की कमी को पूरा करेगा। और जो हमने इसके अंदर ही एजोक्सिस्ट्रोबिन डाइफेकेनाजोल जैसे जो फंजीसाइड मिलाएं, वो स्प्रे होने के बाद पत्तों के माध्यम से वो नीचे जड़ों तक बैठ जाएगा, क्योंकि वो सिस्टेमिक है भाई, अंतर प्रवाही है। किसी भी तरह का अगर जड़ों के अंदर उस टाइम के ऊपर उखेड़ा वाली प्रॉब्लम बन भी रही होगी ना, तो भी वो खत्म हो जाएगी, आपकी फसल एक सेफ जोन में चली जाएगी। फिर हमारी फसल जैसी लगभग 25 से 30 दिन की हो जाती है, आपके खेतों के अंदर किसी भी तरह की ऐसा लग रहा है कि यार खेत हमारे सूख चुके हैं, थोड़ा मौसम है वो गर्म है और अब दिन के अंदर पौधे हैं ना वो कुल मुला रहे हैं या वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, फसल हमारी
बिना पानी के रुकी हुई है, तो आपको उस टाइम के ऊपर इसमें एक सिंचाई कर देनी। सिंचाई आपको खुली नहीं करनी है, इसमें कोशिश कीजिए आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करें। स्प्रिंकलर से आप हल्की सिंचाई करोगे, जैसे कि आपने स्प्रिंकलर लगा दिए, 2 घंटा आपने चला दिए। चलाने से पहले इसके अंदर आप थोड़ी मात्रा के अंदर हल्का यूरिया लीजिए, पर एकड़ के हिसाब से 20-25 किलो, उसमें आप 5-7 किलो जिंक भी मिला लीजिए। और हो सके तो इसमें आप कार्बेंडिजम मैनकोजेब जो आता है ना, साफ पाउडर, वो भी आप आधे किलो पर एकड़ के हिसाब से इसी खाद के अंदर मिला के पूरे खेत में छिटक दीजिए। ऊपर से आप सिंचाई कीजिए, और जितना भी खाद है, जिंक है, और जो ये कार्बेंडिजम मैनकोजेब जो फंजीसाइड है ना, वो पौधे की जड़ों के अंदर जाएगा। एक तरफ तो जहाँ आपके पौधों की जड़ों के अंदर लगने वाली फंगस जनित बीमारी है, उससे पौधे को बचाएगा। दूसरी तरफ इसके अंदर किसी भी तरह के अगर नाइट्रोजन और जिंक की कमी होगी ना, पौधे में जो पीलापन आता है ना, वो दूर हो जाएगा। शुरुआती वेजिटेटिव स्टेज के अंदर किसी भी फसल में भैया सबसे ज़रूरी होता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की पूर्ति यहाँ से हो जाएगी। फिर हमारी फसल जैसे 45 दिन की होती है, उसके अंदर फ्लावरिंग स्टेज स्टार्ट होती है, उस टाइम के ऊपर हमें NPK 13-0-45 का स्प्रे करना है। और फूल से जैसे उसके अंदर फलियाँ बन रही हो, उस टाइम के ऊपर हमें NPK 0-52-34 का स्प्रे कर देना है। ये काम आप कर लो, इस विधि से आप हरे मटर की बुआई कर लीजिए। निश्चित तौर पर अगेती मटर आपकी 55 से 60 दिन में मंडियों में पहुँच जाएगा, तगड़े भाव लेकर आएगा, तगड़े पैसे कमाओगे, और किसी भी तरह से आपकी जो हरी मटर है ना, वो फेल नहीं होगी। हमारी वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाई तक शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।